इस मंच से मैं इस वक्त बुलाना चाहूँगा जो पत्रकार रहे हैं, कलाकार रहे हैं, कला समीक्षक रहे हैं, लेखक रहे हैं, कई पुस्तकों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है और हम उनके विचार हमेशा सुनते रहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वह किसी भी विषय पर गूढ़ नज़र रखते हैं। इसलिए मुझे, जहाँ तक हमारी या वेद जी भी कह रहे थे कि हमें शायद लोक कला को उतना जानने का या कलाकारों को समझने का अवसर नहीं मिला, पर मैं यह ज़रूर स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच सुमन कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। उनके लिए तालियां बजाएं। और वह, मुझे लगता है, ज़रूर इस विषय में भी उनका गहन अध्ययन रहा होगा। हम उनके विचारों को जानते हैं और इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है सुमन जी। धन्यवाद जेपी जी। और यहाँ सहयोग से हम लोग एकत्रित हुए हैं दिलीप जी और कंचन जी की पहल पे, जबकि भौमिकता से जब भी बात होती है तो हम लोगों की एक बात ज़रूर होती है सारी बातचीत के क्रम में कि हम संवाद कम कर रहे हैं, चित्र रचे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, प्रदर्शनियाँ हो रही हैं, लेकिन जो संवाद है, क्योंकि अगर हम देखें कला का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? कला का इतिहास शुरू होता है संवाद से। जब हमें अपनी बात किसी तक पहुँचाने की ज़रूरत हुई तो हमने उसको दीवारों पे अंकित किया या कुछ लिपि और भाषा के जन्म से पहले, और इधर के वर्षों में देखा जा रहा है कि या पहले भी कि उसमें संवाद जो तत्व है उसी को गायब कर दिया। हम प्रदर्शित हो रहे हैं, हम दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, सब कुछ आपसी चीज़ें, एक दूसरे को जानने की जो ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप उसको किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। रही बात लोक और समकालीन और इस तरह की चीज़ें, तो कुछ लोगों को पता लग सकता है। मेरा मानना है कि सीधा कि वो कला है। ये जो नामकरण हमने किया, ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया। हमने मतलब जो शहरी वर्ग है या जो सत्ता से जुड़े वर्ग हैं, उन्होंने इसको किया। आप अगर किसी भी इसमें जाए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो इसको चित्र बनाना जो है उसको चित्र लिखना मानते हैं। वो लिख रहे हैं, कोहबर लिखा जाता है। मिर्ज़ापुर में जो केव पेंटिंग है उसको अभी भी लिखनिया दरी ही कहते हैं वहाँ के लोग, है ना। लिखना शब्द वहाँ से शुरू होता है और उनके लिए वो चित्र जो है वो उनकी अभिव्यक्ति है और उसको उन्होंने किया। अब रही बात जिसको लोक कला के इसमें किया, ये वर्गीकरण किया किसने? वर्गीकरण किया हमने, जो हम शहरी वर्ग के लोग हैं। वो नहीं कहने गए कि मुझे लोक कला कहिए या क्या कहिए। उनकी प्राथमिकता थी अपनी अभिव्यक्ति देना, जो भी उनको ज़रूरत हुई, चाहे किसी त्यौहार के कारण या किसी कारण से, इसके लिए उन्होंने किया। और दुनिया भर में लोक के साथ एक अद्भुत विशेषता है कि केवल कला की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे लोक संगीत हो, उनका क्राफ्ट हो, उनका जो कुछ भी है, ये ऐसे जगहों पे डेवलप हुआ जो जिसको हम कह सकते हैं कि बाज़ार से दूर था, जिसके लिए हिंदी का एक शब्द हम दूरस्थ या सुदूर का इस्तेमाल करते हैं। जो दुर्गम थे, दुर्गम स्थानों पे जितना डिफ़िकल्ट प्लेस पे कोई समाज रह रहा है, उस समाज की लोक चेतना उतनी ज़्यादा जागृत है या उतनी निरंतरता के साथ चल रही है। और आज आप जिन रूपों की चर्चा हो रही है, तो ये अगर देखें तो ये बहुत कम है, हमारी जानकारी में कम चीज़ें आ पाई हैं, और जिसको हम नहीं जानते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जब मैं ललित कला में था तो एक कलाकार मित्र आए और उन्होंने कहा कि
बंगाल के एक इलाके का मसान पेंटिंग, और वो पीएचडी कर रहे हैं, शांति निकेतन के पास आउट है। मैंने कहा ये मसान पेंटिंग क्या आ गया? तो उसने कहा कि एक खास जाति, एक खास समुदाय है जो अपने मृतकों के दाह संस्कार के क्रम में, और जैसे हम लोग तेरहवीं करते हैं और अलग अलग रिचुअल्स करते हैं, तो कहा कि वो चित्र बनाते हैं अपने श्मशान में। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें ये हैं जिसको हम नहीं जान रहे। हमने क्या किया है, हम अपनी जगह से खड़े होकर पूरी दुनिया की दूरी नापते हैं। हम नहीं जानते हैं तो कोई नहीं जानता। हम उस जगह पे जाके नहीं देख रहे हैं जहाँ वो लोग हैं। हम शहर में हैं, महानगर में हैं, या सत्ता केंद्र में, शहर से ज़्यादा सत्ता केंद्र, जहाँ जो सत्ता केंद्र रहा है उसने अपने तरीके से परिभाषित किया। दूसरी बात कि किसी लोक कलाकार ने, अगर जो दादा कहते हैं कि किसी ने आपसे मान्यता नहीं मांगी, वो उनके जीवन का हिस्सा है, वो उनके रोज़मर्रा का जो दैनंदिन जिसको कहते हैं डेली रूटीन, उस रूटीन का पार्ट है। वो चित्रकार बनने के लिए वो चित्र नहीं बना रहे थे। वो महिलाएं अगर गीत गा रही थी तो गायिका बनने के लिए नहीं गा रही थी। अभी अगर समाज में जाएंगे और जो भी लोग अपने ग्रामीण समाज से जुड़े हुए हैं तो उनको एक जानकारी दूं कि बहुत सारे लोकाचार जो हैं वो गायब हो रहे हैं। उस लोकाचार को जानने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। मेरे गांव की घटना है कि जो कोई भी शुभ कार्य होता है तो जो आपकी कुल देवी हैं या कुछ, उनके लिए सबसे पहले शादी विवाह में उनके कुछ गीत गाए जाते हैं। स्थिति ये हो गई कि गांव में कोई महिला नहीं थी कि जो ये रिस्क ले कि गीत कहाँ से शुरू होगा, कौन सा गीत गाया जाएगा। तो उसके बदले में पड़ोस के गांव से एक बुजुर्ग महिला जो थी उनको लाया गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होगा। और कल परसों मैं देख रहा था कि कुछ खास अंचलों में लोगों ने स्कूलों में शुरू किया है कि जो लोकगीत या जो उनके रिचुअल्स के साथ की जो चीज़ें हैं उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि शिक्षा पद्धति के एक बदलाव ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। तो लोक कलाओं के साथ ये है कि हर क्षेत्र में एक तो उनके मटेरियल्स जो हैं, उनके फॉर्म है, वो सब उनके स्थानीय इससे जुड़े हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात, जब पूरे विस्तार से मैं पूरा लिख के लाया, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको पढ़ने लायक ये है। आप देखेंगे जिसको लोक आप कह रहे हैं वो लोक वही है कि जो आपके केंद्र से जितना दूर है वहाँ लोक उतना सुरक्षित बचा हुआ है। जो केंद्र में आ गया वहाँ से लोक गायब हो रहा है। हम सत्ता के हिसाब से, बाजार के हिसाब से सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं। लोक कलाकार कभी भी बाजार के लिए नहीं गए थे, उन्होंने बाजार के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने अपने लिए किया था, स्वांत सुखाय किया था, या उनको लगा कि ये ज़रूरत है, शादी हो रहा है तो यहाँ पे ये बनना है, या पूजा हो रहा है तो उसमें हम चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये जो समकालीन और इस तरह का धीरे धीरे, जैसे समकालीन कला की भी बात करें तो मैं कम से कम दर्जन भर ऐसे कलाकारों को जानता हूँ जो या तो 80 साल पार कर गए हैं या जो अब नहीं रहे, और उन्होंने ज़िंदगी भर पेंटिंग बनाई और नियमित रूप से पेंटिंग बनाई, कभी कोई शो नहीं किया, क्योंकि वो उसकी प्राथमिकता ही नहीं जानते थे या उनके लिए वो कोई चीज़ नहीं थी। उनके लिए ये था कि ठीक है लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, क्रिएटिव वर्क किया, बहुत कुछ किया। और मेरा दायरा बहुत छोटा है, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ दर्जन भर लोगों का नाम मैं गिना सकता हूँ जिन्होंने खूब काम किया। आज स्थिति ये है कि हर कुछ बाजार है। पेंटिंग बनना शुरू हुआ नहीं कि फेसबुक पे डलना शुरू हो जाता है, फाइनल बनते बनते 8 बार डल जाता है, वही पर काम फिर हर प्रदर्शनी में दिख जाता है। तो ये क्यों कि सब कुछ हम बाज़ार ओरिएंटेड कर दिए। जो खान पान की हमारी चीज़ें थी जो दादी नानी से हम लोग देखते रहे थे, पहले उसको हमने हटाया। बाज़ार की सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज़ की जो प्रचुरता है उसको पहले गायब करो और फिर उसको दूसरे नाम से लाओ। अब वो ढाबा, पिंड बलूची और क्या 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 आ रहा है, वो आपको वहाँ पे वो लुक दे रहे हैं कि आप गांव में खाट पे बैठे हुए हैं किसी मॉल में आप। तो ये जो अंतर विरोध है, इस अंतर विरोध को भी समझना होगा। और मेरा मानना है कि प्रत्येक कलाकार, प्रत्येक छात्र एक काम जरूर करें कि अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं
उसके साथ साथ अपने इलाके के इन चीज़ों को देखने समझने की दृष्टि विकसित करें। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कलाएं होंगी जिसको आपने देखा है, आपने नहीं देखा होगा। अगर पुरुष हैं कि आपकी दादी या आपकी अम्मा ने किसी पूजा के समय किस तरह की अल्पना बनाई है, किस तरह का कोई ये किया है, आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। आपने कहा कि वो महिलाओं का काम है, चलो वो कर रही है। विवाह मंडप पे कौन सी चीज़ें कैसे रखी जाती हैं, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने पुरुष हैं जिनको ये पता होगा? अपनी शादी का भी उनको नहीं याद होगा। और जो भी ये चीज़ें, और दूसरी बात, तीसरी बात एक सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोक का जितना भी पक्ष है, लोकाचार है, ये पूरी तरह से इसको विकसित करने से लेके संरक्षित करने तक का जो भी कुछ भी है वो महिलाओं की देन है। एक भी लोक कला नहीं है किसी भी फॉर्म में आप जाइए जो पुरुषों का दिया हुआ है। अब इतना बड़ा दुनिया है, कहीं कुछ आपको मिल जाए, लेकिन सारे ये जो है वो महिलाओं का है। हमारे यहाँ शादी विवाह में एक लोक नाट्य होता है जट जटिन, वो इसलिए करते हैं कि जिस दिन पुरुष सारे बारात में चले जाते हैं तो कहीं कोई ये ना हो, तो महिलाएं रात भर नाचती हैं और उस तरह का डोमकच और जट जटिन, और किसी पुरुष ने उसको नहीं देखा होगा क्योंकि मंच पे वो नहीं आया। और उसमें स्ट्रिक्टली होता है कि बच्चों के अलावा किसी को जाने ही नहीं देते। तो हम खुद अपने घर आंगन की बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं जिसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और लोक कलाएँ, बाजार और ये सारी चीज़ें जो है वो तो चलती रहेंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद। सुमन जी ने संक्षिप्त में कहा यह जीवन का अंग है। वाकई में लोक कला उनके जीवन का अंग है, नहीं अंग है। इसको हमारे जैसे लोगों ने इस देशज भाषा में यह कह सकते हैं कि स्थानीय कला है, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने इसको इस तरह से लाया और फैलाया, एक लोक कला का रूप दिया। आज इस विषय पे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और मैं अब पुनः जैसे बार बार मुझे भौमिक जी की बातें याद आ जाती हैं, उनके विचार याद आ जाते हैं और जाने अनजाने में सच कहूँ तो सोते सोते याद आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वह इतना ज़ोरदार और स्पष्ट बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार भौमिक जी उनके लिए फिर से तालियां बजाएं और वह एक बार इस पूरी जो यहाँ की रूपरेखा है या हमारे द्वारा बोली गई बातें हैं, हमारे जो भी साथीगण हैं, तो उनका एक थोड़ा सा कंक्लूजन करके हमें एक स्वरूप इसका कैसा रहा या इस तरह का जो, जैसे मैंने आज देखा कि कंचन जी ने बड़ी व्यवस्थित हैं कंचन जी, और ये जैसे ही हम इंटर करते हैं तो वहाँ पे अल्पना है, ठीक है, अल्पना बनाई हुई हैं और पूरा एक कहते हैं ना लोग का माहौल बना रखा है। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी कि हम ग्रामीण लोक परिवेश में आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं अब बुलाना चाहूँगा अशोक भौमिक सर को एक बार पुनः, और उनकी बातों को गौर से ज़रूर सुना जाए। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने सभी की बातें सुनी और अपने ढंग से चीज़ों को सभी ने बात रखी। हो सकता है कि मैं उससे सहमत ना हूँ या सहमत हूँ, वो हो ही सकता, लेकिन ये कोई वाद विवाद का मंच नहीं है। और ऐसे बहुत सारी गोष्ठियों की ज़रूरत है कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुँच पाए। और निष्कर्ष तक पहुँचने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अवधारणाएं जो हैं वो वैज्ञानिक हों। जो परंपरा में हम जाते हैं तो हम पीछे की ओर जाते हैं, जब विज्ञान का सहारा लेते हैं तो हम आगे की ओर जाते हैं। हमारे मामले में आगे की ओर बढ़ते हैं, केवल कला के मामले में हम परंपरा की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि
हर एक से जो बातें हुई मैं एक एक करके तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए जो आधुनिक व्यक्ति के रूप में आज मैं हूँ यहाँ पे, आज से 1000 साल पहले मैं लोक था, मुझे सुविधाएं मिली। मेरा जो इलाका था, जो आदिवासी इलाका था, वो धीरे धीरे विकास क्रम में वो एक गांव बना, वो गांव का विकास हुआ तो एक कस्बा बना, कस्बे का विकास हुआ तो एक छोटा शहर बना, और अंततः वो महानगर बना। तो हमारी जो स्मृतियों में जो लोग बसा है, जो हमसे छूटा हुआ है, उसके प्रति एक हमारा अगाध मोह है। हम उसको माने न माने, जैसे कि सुमन ने कहा कि हमारे यहाँ जो गाने थे और जो रीति पद्धतियाँ थी वो लोग भूल गए। मुझे लगता है कि दो बातें हैं। अगर यूरोप को हम देखेंगे, यूरोप में पिकासो ने अफ्रीकन फोक से, अफ्रीकन ट्राइबल मास्क से, आर्ट से बहुत कुछ लिया था और इन्हें स्वीकारा भी है। और तमाम सारे चित्रकार हैं यूरोप में जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ तक कि पूरी चित्रकला धारा ही जो फ्लैटनेस पर आई वो विदेशी लोक कलाओं पर आधारित था। उनके लिए ये आग्रह नहीं था कि जो स्पेन के हैं तो स्पेन की लोक कला ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे वो अमेरिकन, जो साउथ अमेरिकन जो लोक कलाएँ थी उसका भी सहारा उन्होंने लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोक कलाओं का अंतिम गंतव्य जो है वो संग्रहालय होता है, वो आपका जीवन नहीं होता। जब लोक जीवन आगे बढ़ेगा, जैसा कि मैंने कहा 1000 साल पहले मैं शायद आदिवासी था, धीरे धीरे विकास क्रम में आज मैं शहर में हूँ और शहर में इसी कमरे में बैठे बात कर रहा हूँ। इस पूरे विकास क्रम का असर मेरी कला पर है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी कला अगर आज है तो उसके पीछे मेरे जो स्वाभाविक और वैज्ञानिक विकास का ही परिणाम है कि मैं आज पेंटिंग कर रहा हूँ। उसमें पेंटिंग की परिभाषा मेरे लिए उद्देश्य बिल्कुल अलग है। पर लोक कला का, क्योंकि लोक जीवन पिछड़ा जीवन है, वहाँ की कला वही है जो कि मेरे लिए 1000 साल पहले थी। अगर कला इतिहास को आप देखेंगे तो आप उस क्रम को आप बिल्कुल देख पाएंगे कि पूरा जो डाइकोटमी है, एक तरफ लोक चला जाता है और एक तरफ आपका शहर विकास होता है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि जो कला हमारे इतिहास में संरक्षित है, जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण कि बाबरनामा, अकबरनामा, जो मुग़ल कालीन जो चित्रकला है उसके बारे में हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी के आसपास ये पूरी कला विकसित हुई और उसके बारे में सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं और इतिहास के लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आगरा के राजमहल के अंदर जो कला विकसित हो रही थी उसको बनाने वाले कलाकार कहाँ से आ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि वो राजमहल के अंदर शिक्षित हो रहे थे। इसका मतलब वो बाहर से आ रहे थे और वो बाहर जहाँ पे वो उन्होंने कलाएं सीखी, जहाँ चित्रकला बनाना सीखा और जिन्होंने मुग़ल कालीन कला को आगे बढ़ाया, उनके जो सहकर्मी थे उनके बनाए हुए चित्रों का कहीं इतिहास नहीं है। तो हमारा खुद का जो इतिहास है, जो चित्रकला का इतिहास है, वो अधूरा इतिहास है। ये वही इतिहास है जो राजाओं ने और राजपुरोहितों ने उसको संरक्षित किया, इतिहास लिखा गया, लेकिन जो आम जनों का जो इतिहास है वो नहीं है। इसके ठीक समानांतर लोक चित्रकला का इतिहास अगर देखेंगे तो उसमें उसको किसी ने नहीं गौर किया, किसी ने उसको नहीं लिपिबद्ध किया, वो अपने आप ढंग से चली आ रहा। जो पर्पस ऑफ क्रिएशन जिसे कहते हैं, जो किसी को रचने का जो कारण होता है, जो उद्देश्य होता है, उस आधार पर ही लोक कला और आधुनिक कला यानी शहरी कला भिन्न है। अब मार्केट अगर दे देंगे तो उसलिए तो आप अपने ब्रांड बनाने के लिए अपने यूएसपी तलाशेंगे। आप कहेंगे कि मुझे पद्मश्री मिला, आप कहेंगे कि मुझे फलां चीज़ की मेरी खासियत है, मैं गोदना भी बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ। देखिए कितनी अद्भुत बात है जो अवैज्ञानिक है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जितने प्रदेश हैं उतनी लोक कला है। जो महाराष्ट्र हैं वो कहते हैं कि वारली हमारी लोक कला है, जो बिहार है वो बिल्कुल कहते हैं कि मधुबनी और ये हमारी लोक कला है। और ये लोक कला तब भी कहते थे जब वो झारखंड नहीं बना था। जब झारखंड बन गया, अब झारखंड की तक परेशानी ये हुई कि पटना वालों ने अपने लोक कला निर्धारित कर लिए, अब एक प्रदेश बना उसकी लोक कला नहीं है, तो बोले खोज खाज के निकाल के सोहराई को मान लिया कि हमारी लोक कला। आज आप अगर जाएंगे तो रांची में आपको एक ही कला दिखाई पड़ेगी, सोहराई।
अब मध्य प्रदेश में जाएंगे तो गोंड, जबकि गोंड जो है वो बहुत बड़ा प्रदेश है। ये राजनीतिक प्रदेश जो बनते हैं, जिसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार हम कहते हैं, लोक कला का प्रदेश कभी भी किसी निर्धारित रेखा द्वारा सूचित नहीं होता। और जबकि हमारी पूरी आलोचना जो आज की भी रही, हम उस मार्जिन को, उस सीमा रेखा को, उस प्रादेशिक सीमा रेखा जो अवैज्ञानिक है कला के संदर्भ में, उसी के आधार पर हम बात करते हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में कभी हम लोग बात करेंगे तो मूल जो कला का जो रूप होता है, जो एक चित्रण होता है जिसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं, और दूसरा कहते हैं चित्र। इलस्ट्रेशन अपनी पुरानी कथाओं को, जो कथाएं उपलब्ध हैं, जो रिटन टेक्स्ट है, उसके आधार पर चित्र बन के वहाँ आके खत्म होती है। जो चित्र है, आधुनिक जो परिभाषा है चित्र की, चित्र बना के, इस कमरे में बैठ के चित्र बनाता हूँ, मेरा स्टूडियो है, और बनाने के बाद मैं बाहर निकल जाता हूँ और मैं दर्शक को कहता हूँ कि आप आइए, और इस प्रक्रिया में मैं उसको लोकतांत्रिक एक जगह देता हूँ कि जिस आज़ादी के साथ मैंने पेंटिंग बनाई है, मैं उतनी ही आज़ादी में दर्शक को देना चाहता हूँ कि दर्शक उतनी ही आज़ादी से देखें। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कथाएँ खत्म होती हैं, जहाँ एक कथाओं के आधार पर रामायण हो, महाभारत हो, उसके ऊपर आप चित्र बना के चित्रण करते हैं। इसके समानांतर दूसरी कलाधारा है जिसको देखते हुए आप कथा को गढ़ते हैं। आपको देखते हुए आपके अपने स्वतंत्रता की मैंने बात की, एक दर्शक की स्वतंत्रता है जिसमें उसकी स्मृतियाँ हैं, जिसमें उसके बनने की प्रक्रिया है। उस हिसाब से उस चित्र को देख के अपने स्मृतियों के अनुसार उस चित्र में एक कथा को गढ़ता है। तब वो अंदर में लगता है कि हाँ, ये चित्र मुझे अनुभव कर पा रहा हूँ, इसको देख पा रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया में हमारे हिंदुस्तान के जो भारतीय हैं, चाहे वो लोक में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, मूल परेशानी ये है कि हमने चित्र देखना सीखा ही नहीं। हम चित्र पढ़ने के आदी हैं, तो जितना अच्छा आप पढ़ाते हैं, मैं उसी को महान चित्र कहता हूँ। कभी मैंने नहीं सोचा, जो बात सुनील कह रहे थे, जिन कथाओं का जिक्र कर रहे थे, एक फ्रेंच आदमी के पास, एक पोलिश आदमी के पास, जिनके पास उन कथाओं का एक्सेस नहीं है, उनके पास ये चित्र की क्या महत्व है? निश्चित रूप से महत्व है, और वो बेहतर दर्शक है जो कि बिना कथाओं के वो चित्र को, चाहे वो किसी के चित्र को, उसको देख के उसका रस ले पा रहा है, उसको अनुभव कर पा रहा है। अंत में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर कभी आपको मौका मिले, कभी आप फ्रांस जाएं, उसके पेरिस में जाके एक म्यूज़ियम है वहाँ पे बहुत बड़ा, लूव म्यूज़ियम कहते हैं, और लूव में मोनालिसा नाम की एक तस्वीर है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको गाइड भी मिलेंगे, तो गाइड आपको कहेगा कि साहब ये लियोनार्डो दा विंची के बनाया हुआ चित्र है और इसका नाम मोनालिसा है। तो आपको पलट के कहना चाहिए कि मैं एक चित्रकला दर्शक हूँ, मैं कोई कला समीक्षक या कला इतिहासकार नहीं हूँ। इन दोनों संदर्भों से, ये दोनों कंटेक्स्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कहीं इम्तहान नहीं देना है कि ये बताने के इसका नाम मोनालिसा क्या है। अगर इस स्थिति पे आप पहुँच सकते हैं तो मुझे लगता है कि एक चित्र को देखने का सही तरीका ये है कि उसके समस्त संदर्भों से काट के, समस्त कॉन्टेक्स्ट से काट के, ये 16 करोड़ की पेंटिंग है, ये 15 करोड़ की पेंटिंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब पेंटिंग देखेंगे, आप पूरी आज़ादी लीजिए, जितनी आपकी समझ है आप उस हिसाब से पेंटिंग को अनुभव कीजिए। जो आपको कथा सुना रहा है तो वो इतना निरीह नहीं है, वो कथा यूँ ही नहीं सुना रहा, वो आपके चित्र के ज़रिए आपको अपने संप्रदाय में जोड़ना चाह रहा है, जो कि सफल रहा है। पिछले हज़ारों साल से धर्म और राजसत्ता ने यही किया है कि हिंदुस्तान के लोग जब भी किसी चित्र को देखेंगे उसको पढ़ना चाहेंगे, और द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग अ पेंटिंग, आप चित्र देखना बंद कर देते हैं। आप चित्र के ज़रिए अगर आप देखते हैं कि एक सभा में एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे हैं और सामने 5 लोग बैठे हैं, तो तुरंत आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो महाभारत का दृश्य है। अब आप चित्र आपके सामने गायब हो गया, आपका महाभारत का युद्ध दिखाई पड़ेगा, कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, गीता दिखाई पड़ेगा, अभिमन्यु, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और यही धर्म का उद्देश्य है कि चित्र को देख के आप उस कथा तक पहुँचिए, जिस कथा के सहारे आप परंपरा की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं। तो ये जो ट्रैप्स हैं, ये जो जाल बिछा हुआ है चित्रकला के जरिए, इसके बारे में बहुत, मैं कोई अंतिम वाक्य नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को आप माने,
लेकिन मैं ये ज़रूर मानूंगा कि ऐसे संवाद अधिकाधिक होने चाहिए। इसके ज़रिए हम भी बात करें, आप भी बात करें, कहीं पे आने वाला जो भविष्य है वो हम जिस तरह से बढ़े हुए हैं उससे बेहतर ढंग से बढ़े हुए हैं। यही हमारी कामना है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।